हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेसन कंप्लीट कर चुका है। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 देखेंगे 9th क्लास का साइंस का, जिसमें हम लोग का बायोलॉजी स्टार्ट हो जा रहा है। 1 से लेकर के 4 तक के केमिस्ट्री दिए गए थे, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया और उसके MCQ भी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये फिर आपकी गलती है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे हम अब आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, यानी उन्होंने अपने द्वारा बनाया स्वनिर्मित खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा और यहीं से कोशिका की जन्म माना जाता है, कोशिका की उत्पत्ति मानी जाती है, कोशिका की खोज मानी जाती है कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखना आपको कि कोशिका दो तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि मृत कोशिका की खोज किसने की या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो वहाँ पे फिर आपको रॉबर्ट हुक नहीं टिक करना है, क्योंकि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी और ल्यूमेन हॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल आप यहाँ पे देखिए। और लैटिन शब्द में कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है। और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं है देखना, वैसे भी इसमें बहुत कुछ नहीं है जो कि एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हो, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक बार खुद से भी बुक ज़रूर पढ़िए ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो कि बुक में पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देख करके काम चला रहे हो तो ये फिर गलत बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये संरचनाएँ क्या है, यानी ये सभी संरचनाएँ एक जैसी होती है, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी सल्क कंद बनाते हैं, जैसे प्याज। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्याज क्या है, तो प्याज सल्क कंद है, ठीक है, प्याज सल्क कंद है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है, यानी ऊपर में जो आपको छात्रों से कराना था वो है क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि इस विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। प्याज के छिलके को आप निकालोगे तो उसमें जहाँ भी देखोगे एक जैसी संरचना ही दिखाई पड़ती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं, यानी छोटा प्याज लो या फिर बड़ा प्याज लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी कोशिका एक जैसी ही होंगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं, ठीक है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे आसपास के सभी चीज़ें अणु परमाणु से बने होते हैं, उनके छोटे जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर सजीवों की बात करें तो सजीवों में भी आप इस तरह से देखेंगे कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। अब आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका, यानी आवर्धक लेंस का मतलब कि जो मैग्नीफाइंग लेंस है जिसको जूम किया जा सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़े से देखा जा सकता है। इस तरह के जब लेंस की खोज हुई उसके बाद सूक्ष्मदर्शी का बनाया गया। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं से ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैडिमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, नहीं है तो वहाँ से आपको छांटना होता है। तो ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएँ जो कि होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे कि कवक, पादप, जंतु। यहाँ पे एक नोटिस करिए कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होती है।
कोशिकीय विभाजन होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ये एक सिद्धांत है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था विर्चो ने, उसमें उन्होंने कहा था। चलिए हम आपको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से सब कुछ बताते हैं कि कोशिका के बारे में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा था। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। लेकिन उसके बाद ल्यूमेनहॉक ने 1674 में, समय के साथ आगे बढ़ते हुए चलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1665 के बाद 1674 में ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को पता लगाया। जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूमेनहॉक ने किया था, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। इसके बाद जे.ई. पुरकांजे जो थे, पुरकांजे होता है, कहीं कहीं पुरकांजे लिखता है। इन्होंने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, जिसको जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं, जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी, ठीक है। दो जीव वैज्ञानिक जिनको हम लोग स्लाइडेन और स्वान के नाम से जानते हैं, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते इन्होंने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विर्चो 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और अच्छे तरीके से व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों की समझना संभव हो सका। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट, कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, नॉल और रुस्का करके वैज्ञानिक थे, दो लोगों ने मिलकर के इसको बनाया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को, नॉल और रुस्का, ठीक है। चलिए, ये सभी के सभी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे आपको बताया गया। PDF में आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम आते हैं यहाँ पे, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकीय अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। इसके बाद हम इसमें आगे के पॉइंट्स को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है आदि। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिकांग का मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंग। ये चीज़ समझिए कि वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग के रूप में जानते हैं। और आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, उन अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर के एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कार्य क्या हैं तथा वे किस जीव में पाए जाते हैं, यानी सभी के कार्य एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कैसे संगठित होते हैं? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण जरूर दिखाई देगा। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली के बने होते हैं, केंद्रक होता है उनमें, और कोशिका द्रव्य होता है। ये कंपलसरी, ये 3 चीज़ आपको दिखाई देगा। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएँ इन्हीं गुणों के कारण संभव होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, इसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियर रहे। देखो, ये पादप कोशिका का ये फिगर बनाया गया, पादप कोशिका।
और अभी हमने बात किया था कि प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली के बताया गया था कि ये सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा झिल्ली कहाँ दिख रहा है, प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली को क्या डिनोट किया गया, ये जो बाहरी आउटर लाइन आपको दिखाया गया ये बाहरी झिल्ली होता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे जो भी चीज़ें बताई जाएगी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता चलूँगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कि कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने आने देती हैं, इन अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। यानी अन्य कुछ पदार्थ होते हैं जिनको रोकती हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमने पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। ये चीज़ हमेशा याद भी रखना है आपको। ठीक है, अब आगे की पॉइंट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यानी कि कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विसरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि बस आपको पढ़ करके समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट किया है उस पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा, यानी पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण क्या उदाहरण है, तो परासरण का उदाहरण है। पौधों में जल की जो आपूर्ति होती है वो परासरण के द्वारा ही होता है, और एकदम वीवी फैक्ट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि प्लाज्मा जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये सबसे बाहरी परत होता है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता मैंने आपको बताया नॉल और रुस्का थे। ठीक है, कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से प्राप्त करता है, यानी अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ से दो प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। पहला प्रश्न कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति जो कि पौधा, ध्यान रखिएगा, ये आपका सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। इस परिघटना को हम जो कि कुछ क्रियाकलाप के थ्रू समझाया गया। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये कह रहा है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। तो ये पॉइंट याद रहेगा, कथन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे के पॉइंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि केंद्रक। केंद्रक में आप पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब क्रियाकलाप के थ्रू समझाया गया। यहाँ पे पढ़िए कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर
जा पाता है। और कोशिका द्रव्य के विषय में हम लोग आगे के भाग में पढ़ेंगे, ऐसा बताया गया। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार यानी छड़ के अकॉर्डिंग छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं, छड़ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं, ये सभी को पता है, जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम यानी जिसको गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माता और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक, और जिन जीवों में कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको जंतु कोशिका जो है उसमें आपको थोड़ा सा होता है जिनमें कुछ कोशिकांग नहीं होते, यानी कुछ कोशिका के अंगक नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग रखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, और कुछ को रखते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको समझना होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिका के अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य कहा जाता है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, आपको ऊपर में बताया गया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य तो आपको बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए कोशिका अंगक जो है, यही बात यहाँ पे कही गई है कि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ऐसा गुण है, यानी यूकैरियोटिक का मतलब ही आप समझ लीजिए कोशिका अंगक, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इसमें कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा कि अंतर्जालिका गोल्जीकाय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लासिड तथा रसधानी कोशिका अंगक के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। आगे एक एक पॉइंट्स बताया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका तथा गोल या फिर आयताकार थैले की तरह दिखाई पड़ती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होता है, उसी तरह से दिखता है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी कि पादप कोशिका का जो ये चीज़ बनाया गया, तो इसमें देखिए दो तरह के अंतर्जालिक द्रव्य का आपको दिख रहा होगा, एक तो खुरदरी और एक चिकनी। तो खुरदरी में आप देखोगे तो इसमें अगर आप सूक्ष्मदर्शी से इसमें देखो तो इसमें खुरदरा दिखाई देता है, लेकिन जब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका को देखा जाता है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, चिकना ये दिखाई देता है, इस वजह से कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक आप यहाँ पर देखोगे, और केंद्रक और ये सब जो होता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक के बीच में जो लिक्विड रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक तो ये हो गया, और इसके साथ ही साथ और इसमें क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में आप जानोगे तो प्लाज्मा जो झिल्ली था उसके अंदर का जो भाग है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी इस सेकेंड वॉल के रूप में आप कह सकते हैं, सेकेंड वॉल के रूप में कार्य करता है। और गोल्जी उपकरण समानांतर रूप से ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से देख करके पता चलेगा। लाइसोसोम के बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे पॉइंट पढ़ लीजिए आप कि अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खुरदरी जो होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर हमारे शरीर में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट गोल्जी उपकरण। तो ध्यान दीजिए गोल्जी उपकरण का सबसे पहले जो विवरण दिया गया था कैमिलो गोल्जी ने दिया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो कि एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से होती है। मैंने आपको दिखाया जिसे हम लोग कुंडिका कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गोल्जी उपकरण किस तरह से दिखाया गया। यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली जंतु कोशिका का आप देख पाएंगे, सॉरी ये पादप कोशिका, वो ऊपर मैंने दिखाया था वही वाला पादप कोशिका, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ दिखाया गया जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा मतलब क्लियर था वो, उसको दिखाया था।
और गोल्जी उपकरण द्वारा जो कि लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये चीज़ याद रहिएगा। और लाइसोसोम के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या करता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। और लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया और तथा भोजन तथा पुराने अंगकों लाइसोसोम में चले जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। और उन्हीं के साथ यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि और क्या होता है कि कोशिकीय जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कैमिलो गोल्जी जो हैं, इन्होंने गोल्जीकरण जो है नाम दिया था, खोज किया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम एक बार आपको वीडियो के थ्रू अलग वीडियो में भी बताएंगे। लाइसोसोम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल एनसीईआरटी में तो यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं, ये 9th क्लास है, इसके आगे की क्लास में जाएंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो मैं प्रॉपर जो भी टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उन पर एक अलग वीडियो बोर्ड पे बना करके समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जितना चीज़ दिया गया उसको देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, जैसे कि कोशिका का पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो फिलहाल नहीं दिया गया, जितना दिया गया बस आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखेंगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिड क्या होता है। देखिए प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। अगर अंतर करना हो पादप कोशिका जंतु कोशिका में, तो पहला चीज़ तो यहाँ से आपका क्लियर होगा कि प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग रंगीन प्लास्टिड कहते हैं, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत या फिर रंगहीन। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, पौधों को हरा रंग देता है कौन? क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, राइट। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और भी मेंशन किया गया कि प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्लियाँ वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित रहती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा प्रोटीन बनाने में सहायक करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है या जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा कोशिका है वो हमारे जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई थी वो सब कुछ हमने बताया। जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनको भी मैंने आपको बता दिया। उनको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकें। वैसे एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद मैं अपना खुद का नोट्स बनाऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को वैसे भी प्रोवाइड करा ही दूँगा। तो फिलहाल आपको अपने तरीके से भी बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि एक बार खुद से भी बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारी वीडियोस को देखिए, एमसीक्यू जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको लगाइए ताकि आपको लगे कि हाँ आपने जो पढ़ा उसे कितना समझ आपको आया।
जहाँ पे चीज़ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।